मेरी उस्तानी हम जिस परस थी। जो जवान लड़की नहीं पढ़ने के लिए आती, उस्तानी उस पर फिदा हो जाती। मैं 16 साल की थी जब उस्तानी के पास पढ़ने गई। तो कुछ दिनों बाद मुझे महसूस हो गया कि उस्तानी मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती जा रही है। मैं काफ़ी सेहतमंद थी। मेरा बड़ा बड़ा जिस्म हर किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी था। उस दिन उस्तानी ने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और मुझे ये बोलकर रोक लिया कि कुछ ज़रूरी काम है। सब बच्चे चले गए तो उस्तानी मुझे बेडरूम में ले गई और खुद बाथरूम चली गई। थोड़ी देर बाद उस्तानी को देखते ही मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। उस्तानी ने ना होने के बराबर लिबास पहन रखा था। मेरी तो शर्म से आंखें ही झुक गईं। उस्तानी आहिस्ता से चलती मेरे पास आकर बेड पर बैठ गई, लेकिन अगले लम्हे मेरी टांगों से जान निकल गई जब उस्तानी ने अपने हाथ मेरी कमीज़ में डालकर मेरे नरम नरम रुकैया आंटी की शीरी ज़ुबान पर उसकी सारी तुलबा उसकी गिरवेदा हो चुकी थी। वो मीठे मीठे लफ्ज़ बोलकर बच्चियों को आईने में उतारने का फ़न जानती थी। मेरे अब्बू किसान हैं, बामुश्किल ही घर का खर्चा पूरा होता है। मैं ट्यूशन की फ़ीस भरने से कासिर हूँ। भोली भाली फरजाना ने रुकैया के धीमे और प्यार भरे अंदाज को पाकर अपनी मजबूरी बताई। मेरी जान, मेरी चंदा, मैंने कब कहा है कि तुम ट्यूशन की फ़ीस भरो? मेरी गुड़िया, मैं हूं ना, बस तुम अपने वालिदैन से इजाज़त ले लो कि वह तुम्हें छुट्टी के बाद भी स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दे दें। मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगी। फरजाना का हाथ अपने हाथों में लेकर वह नरमी से सहलाते हुए बोली। फरजाना के दिल में इतनी मोहब्बत शायद अपने माँ बाप के लिए ना थी जितनी अपनी उस्तानी रुकैया के लिए हो गई थी। वो कहने लगी, ठीक है, मैं कल अब्बा से इजाज़त लेकर आ जाऊंगी। खुशी खुशी स्कूल से घर वापस गई थी और रुकैया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यहाँ गांव में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, बस 6 माह हुए थे, और पिछले 6 माह से ही वह गांव के एक छोटे से स्कूल में बच्चियों को तालीम दिलवाने के लिए जा रही थी। बहुत कम वक्त में रुकैया ने तमाम बच्चों को आईने में उतार लिया था। गांव की भोली भाली बच्चियां उसकी शीरी जुबान पर फिदा होने लगी थीं। रुकैया कुछ और ही मकसद के लिए इस गांव में आई थी। रुकैया की अपनी बेटी 5 साल की थी, लेकिन उसने उसे इस स्कूल में नहीं डाला था। घर में ही पढ़ाती थी। शौहर बैरून मुल्क में नौकरी करता था और कई कई माह रुकैया के पास नहीं आता था। ये भी नहीं कि उसे पैसे की कोई कमी थी। उसका शौहर महाना उसे अच्छी रकम भेजता था। कहते हैं ना कि लालच ऐसी भूख है कि कभी नहीं मिटती। हवस का पेट कभी नहीं भरता। जितना उसके अंदर डालो उसकी तरफ बढ़ती चली जाती है। रुकैया के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। बचपन से गुर्बत देखी थी, कई कई दिन फाके काटे थे। गवर्नमेंट स्कूल में उसने 10वीं पास की थी। वह शुरू से ही ज़हीन थी, इसलिए 10वीं के बाद और अपने ही खर्चे से उसने और जमातें पास की। लेकिन उस्तादा को मिलता ही क्या है, चंद हज़ार की तनख्वाह बस। रुकैया तेज़ दिमाग रखने के साथ साथ खूबसूरत बहुत थी। जमाल उसके घर के सामने ही रहता था। जमाल की बहन से रुकैया की बहुत दोस्ती थी। जब रुकैया को यह पता चला कि जमाल पढ़ा लिखा नौजवान है और दुबई में नौकरी करता है, अच्छा कमाता खाता है, उसकी बहन के साथ मरासम बढ़ाने शुरू कर दिए। धड़ल्ले से वो उनके घर चली जाती और जमाल जिन दिनों दुबई से आया था वो उसे अपनी अदाएं और शीरी जुबान से उसे भी अपना असीर बना लिया था। हालांकि जमाल की पहले से उसकी खाला के घर मंगनी हो चुकी थी, लेकिन वह रुकैया की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया कि शादी करेगा तो सिर्फ रुकैया से। वालदा ने और बहन ने जब जमाल की ये बात सुनी तो रुकैया को अपने घर से मना कर दिया और जमाल को भी समझाने लगी। उनके खानदान में हमेशा बरादरी में ही शादी होती है, लेकिन जमाल कहने लगा वो सिर्फ रुकैया से मोहब्बत करता है, उससे शादी भी करेगा। पहले तो जमाल की वालदा ने खूब मुखालफत की, रुकैया को भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जमाल अपने फैसले से हटने को तैयार ना हुआ तो आखिरकार माँ बहन को भी हार मानना पड़ी। उन्होंने रुकैया का रिश्ता मांग लिया। रुकैया तो अपनी जीत का जश्न मना रही थी। खुद पर जितना भी उतराती कम था। उसने अपने तेज दिमाग, खूबसूरत चेहरे और शीरी जुबान के जौहर दिखाकर जमाल से शादी कर ली। सास नंद का रवैया उसके साथ नॉर्मल था, जहाँ उनका इकलौता बेटा था और घर का वाहिद कफील भी। रुकैया का ना तो सास और नंद के रवैये की परवाह थी, ना ही किसी और चीज़ की। उसने अपना तेज और चालाक दिमाग इस तरह इस्तेमाल किया कि दिन भर वो कोई काम ना करती, लेकिन जैसे ही जमाल घर आता फटाफट से मजलूम सा चेहरा बनाकर सजाए घर के कामों में लग जाती। जब जमाल की वालदा से रुकैया के रवैये की शिकायत करती तो वह उल्टा अपनी माँ से ही उलझने लगता। जब भी घर में आऊँ रुकैया मुझे काम करती नजर आती है। हर वक्त तो वह किचन में रहती है। पता नहीं आपको फिर भी उस पर क्यों इतने एतराज़ हैं। जमाल का रवैया बहन और माँ से बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा था, और वजह रुकैया की तेज तराज दिमाग की कारस्तानी थी।
جس کا استعمال کر کے اس نے جمال کو بالکل اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ پھر رقیہ نے ایک بڑی عمر کے شخص کی تعریف جمال سے کرا کر اپنی ناند کا رشتہ زبردستی کروا دیا، اور اسے شخص سے بھی کہا کہ تم سے اپنی ناند کی شادی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے میکے مت آنے دینا۔ یوں ناند بھی اپنے گھر کی ہو گئی اور ساتھ بیمار رہنے لگی۔ رقیہ ان کا کوئی خیال نہ رکھتی، اس لیے بیماری میں ہی 7 جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ جمال دبئی میں ہی رہتا تھا، 6 ماہ بعد ہی 1-2 مہینے کے لیے آتا اور پھر واپس دبئی چلا جاتا۔ اسی دوران رقیہ کے گھر ایک بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ رقیہ کو اپنی بچی سے جتنی محبت تھی کسی سے نہیں تھی، لیکن شوہر کے باہر رہنے پر اس کا دل نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے محلے کے لڑکوں پر اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ ان سے پیار محبت سے باتیں کرتی، کبھی راشن منگوا لیتی، کبھی کوئی چیز۔ یہ سب چیزیں اسے مفت میں مہیا ہو جاتی، لیکن پھر اس نے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ جس سے وہ اچھے پیسے کما سکتی تھی۔ اس نے اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ معصوم بچیوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جو کام رقیہ نے کیا تھا وہ روح کو کامنے کے لیے کافی تھا۔ رقیہ کا گھر ویسے تو چھوٹا تھا، لیکن ہر سہولت موجود تھی، لیکن پھر وہی بڑے گھر کا لالچ رقیہ چاہتی تھی کہ ایک حویلی نما گھر اپنے لیے بنوائے، لیکن جمال کی تنخواہ اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی۔ رقیہ کو شاہ خرچوں کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اب بڑے گھر کی خواہش نے اس کی شاطر دماغ کو ایک ایسے گنونے کام میں لگا دیا کہ خدا کی پناہ۔ فرزانہ کو بالکل آئینے میں اتار چکی تھی۔ اگلے ہی روز فرزانہ نے اپنے والدین سے اجازت مانگی، جو اسے مل گئی، اور اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد بھی رقیہ کے ہمراہ ہی اسکول میں رک کر ریاضی سمجھنے لگتی۔ 1 مہینے کی محنت کے بعد فرزانہ کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا۔ اب فرزانہ کا اعتماد رقیہ مکمل طور پر جیت چکی تھی۔ آج بھی فرزانہ ریاضی کا سوال ہی سمجھ رہی تھی جب رقیہ بہانہ بنا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رقیہ فرزانہ سے کہنے لگی، تم اس سوال کی پریکٹس کرو، میں بعد تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ فرزانہ اپنا کام کرنے لگی۔ رقیہ کلاس روم سے باہر آئی۔ پورا اسکول خالی تھا، یہاں تک کہ چوکیدار بھی جا چکا تھا۔ پتہ تھا کہ رقیہ فرزانہ کو ریاضی پڑھاتی ہے۔ رقیہ جب کلاس روم سے باہر آئی تو 2 لڑکے مین گیٹ سے اندر آ چکے تھے۔ رقیہ نے ان کو دیکھا تو چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک لیے ان کے پاس جا پہنچی۔ کہنے لگی، علی رقم تو پوری لائے ہو نا؟ وہ لڑکے کہنے لگے، ہاں ہاں پوری ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے 25,000 نکال کر رقیہ کے ہاتھ میں رکھے تھے۔ وہ دونوں ہی جاگیردار کے بگڑے ہوئے نوابزادے تھے، جس کی دوستی رقیہ سے ہو گئی تھی۔ رقیہ نے کہا کہ اس کمرے میں وہ لڑکی موجود ہے، جاؤ اور عیش کرو۔ وہ دونوں 18 سال کے اور 19 سال کے نوجوان تھے، اور فرزانہ کی عمر ابھی 15 برس بھی نہ تھی۔ وہ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ فرزانہ کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے چھٹی کے بعد بھی ریاضی سمجھنے کے لیے رک گئی تھی، پر یہ نہیں جانتی تھی کہ جس استانی کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہے وہی اس کی اس عزت کی لٹیری نکلے گی۔ فرزانہ ابھی تک یوں ہی اپنے سوال حل کرنے میں مصروف تھی کہ جب اسے دروازے پر قد اور سائے محسوس ہوئے۔ اچانک اس کی چھٹی حص نے اشارہ دیا۔ اس نے جھاڑ سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے 2 گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے کھڑے تھے۔ وہ تو گھبرا سی گئی تھی، فوراً اپنے سر پر موجود سفید سکارف ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں اپنی استانی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے ان دونوں لڑکوں کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور میری استانی کہاں ہے؟ استانی جی آپ کدھر ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے ان کو پکار رہی تھی، مگر وہ تو دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ فرزانہ کی آواز سن کر مسکرا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کمرے میں فرزانہ کی چیخو پکار کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور روتے ہوئے اپنی استانی رقیہ کو بلا رہی تھی، مگر جب شور حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے فوراً اپنے کان میں ہینڈ فری لگا دی۔ یہ اسکول علاقے کے ذرا اس حصے میں آتا تھا جہاں پر آس پاس زیادہ کھیت تھے، کوئی آبادی موجود نہ تھی جس سے یہ ڈر ہوتا کہ کوئی بھی یہ شور سن کر وہاں آ سکتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ ہی دیر بعد وہ سسکیاں اور فریاد کرتی آواز بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ بھی اس کا دل نہ آیا کہ اس نے ایک معصوم بچی کے ساتھ آخر کیا کروا دیا ہے۔ سسکنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جب اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد وہ دونوں لڑکے کمرے سے نکلے، مسکرا کر استانی رقیہ کو دیکھ رہے تھے۔ بس ہماری ڈیمانڈ کو تم یوں ہی پوری کرتی رہو، تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ یہ سن کر رقیہ مسکرائی، کہنے لگی، بس فکر نہ کرو، اس سے پہلے کسی کو شک ہو تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، اور پھر وہ دونوں لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ اس نے ایک نظر جھانک کر اس کمرے میں دیکھا تو ایک پل کو وہ ٹھٹک گئی، کیونکہ بری ہی حالت تھی۔ فرزانہ فرش پر پڑی تھی، اس کے جسم میں ذرا بھی حرکت نہ تھی۔ یہ اچھا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اب کم سے کم اس پر کسی کو شک نہ ہو جائے۔ وہ فوراً دبے پاؤں اسکول سے جا چکی تھی۔ گھر جا کر اپنی بیٹی کو کئی کھلونے اور اس کی پسندیدہ کھانے کی چیزیں دیں۔ اس کی بیٹی وہ سب دیکھ کر خوش ہو چکی تھی۔
वो एक मासूम कली की जान लेकर अपनी बच्ची के लिए खुशियाँ खरीद कर लाई थी। सुबह सुबह जब स्कूल का चौकीदार आया तो पूरे गांव में ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि असलम की बेटी फरजाना की लाश स्कूल से मिली है। गांव में ऐलान भी हो चुका था कि जब ये ऐलान रुकैया ने सुना तो एक पल को उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो तो समझ रही थी कि वो लड़की बेहोश है, मगर वो तो मर चुकी थी। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाने लगी, उन कमबख्तों ने तो इस बेचारी की जान ही ले ली। इतना कहकर वो चाय कप अपने लब को लगा चुकी थी। गांव में तो कहराम सा मच चुका था, हर कोई परेशान था कि हर बच्ची की मौत वाकया कैसी हो सकती है। वही असलम और उसकी बीवी तो मगरब तक अपनी बच्ची का इंतजार करते रहे। फिर जब स्कूल के दरवाजे तक गए तो दरवाज़ा भी बंद था। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि हर उनकी बच्ची कहाँ जा सकती है। ये तो चौकीदार था जो सुबह सुबह आया और उस कमरे से बच्ची की लाश मिली। असलम और उसकी बीवी रोते हुए रुकैया के पास आए। हमने तो बच्ची आपके सहारे ट्यूशन भेजा था। अरे हमारी एक ही इकलौती बच्ची है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, और उसकी मौत कैसे वाकया हो गई। रुकैया तो रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, देखें, मैं जो बात अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो आप लोग बड़े ही हौसले से सुनिएगा। जानती हूँ कि आपकी इकलौती बेटी थी और आपको उस पर बेहद एतबार था, मगर ये लड़की अच्छे किरदार की मालक नहीं थी। कितनी ही दफ़ा मैंने उसे लड़कों से बातें करते हुए देखा था। मैंने उसे समझाया भी, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा क्लास देते हुए भी। मैं ना सिर्फ रियाजी समझाती बल्कि अखलाक भी बताती थी। कई मरतबा मैंने उसे नामनासिब तरीके से लड़कों से बात करते देखा और उसे समझाया कि गुड़िया, ये गलत तरीका है। तुम्हारे माँ बाप तुम पर एतबार करके मेरे पास भेजते हैं। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इस तरह लड़कों से बात करते देख लें तो उनके दिल पर क्या गुजरी। मगर आज देख लीजिए, वो बह गई। उसने तो मेरे जाने के बाद उन लड़कों को स्कूल में बुलवाया होगा। उसने ही कहा था कि मेरे अब्बा मुझे लेने आने वाले हैं, आप घर चली जाएं। मैं तो उसे पढ़ाने के बाद अपने घर चले आई, मगर अब पीछे स्कूल में वो लड़कों के साथ बदकारी करने के बाद अगर खुदकुशी कर चुकी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ये बात जंगल में लगी आग की मांदा पूरे गांव में लिपट गई। हर एक की जुबान पर यही लफ्ज़ थे कि असलम की बेटी ने पहले तो लड़कों के साथ मुंह काला किया और फिर बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। असलम और उसकी बीवी तो सर पीट कर रह चुके थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें भी यही लिखा था कि फरजाना के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और उसके पेट में चाकू घोंपे जाने के निशान हैं। यहाँ तक कि उसके पास जो चाकू मिला उस पर भी उसके अपने ही निशान थे। नतीजा यही निकला कि उसने खुद अपने पेट में चाकू घोंपा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हुआ था। ये सब तो पैसा था जो कि रुकैया ने फेंका था और रिपोर्ट बदलवा दी। हर कोई असलम और उसकी बीवी के सामने कैसी कैसी बातें कर रहा था। शहर में फरजाना की लाश पड़ी थी जिसकी उम्र 15 साल भी नहीं थी, और उस पर इस कदर गलीज इल्ज़ाम लग चुका था। असलम और उसकी बीवी लोगों का मुंह बंद करते रह गए। अरे कोई इसकी उम्र तो देखे, भला ये ऐसा कदम कैसे उठा पाएगी। उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है। मगर यकीन कौन करता जब हर एक ने उनकी तरबियत पर और फरजाना के बारे में गलत अल्फाज कहे तो दोनों मियाँ बीवी से बर्दाश्त न हुआ। वही फरजाना की मैयत उठी और उधर दोनों माँ बाप ने भी अपने पेट में चाकू घोंप कर अपनी जान ले ली थी। गांव में अजीब सी बदनामी सी फैल चुकी थी। हर एक की ज़ुबान पर यही वाक़या था कि वही रुकैया भी हर एक को तरह तरह के किस्से बनाकर सुना रही थी। देखे बहन, मैं तो अब एक उस्तानी हूँ, हर बच्ची को अपनी औलाद जैसा समझती हूँ। जैसे मुझे अपनी बेटी है वैसे मुझे गांव की हर बेटी है। मगर मैंने कई बार फरजाना को फ़लाँ फ़लाँ लड़के के साथ देखा था। अब किसी ने उसे वर्गला लिया और जब उसे एहसास हुआ उसने खुदकुशी कर ली तो भला मैं एक उस्तानी इसमें क्या कर सकती हूँ। कई माह बाद लोग इस वाक़े को भूलने लगे थे। वक्त आगे बढ़ने लगा, पेपर भी सर पर थे। वही वो लड़के एक मरतबा फिर रुकैया को उकसाने लगे, बहुत वक्त हो चुका है, तुमने दोबारा हमारा काम नहीं किया। वो तो बाकायदा खुद गांव के खूबसूरत लड़कों के नाम लेकर कहते थे कि हमें फ़लाँ लड़की चाहिए, और रुकैया फिर उसी लड़की को फांसने में मसरूफ़ हो जाती और मुँह मांगी कीमत दिया करती। हर बार वो नया हरबा अपनाया करती। इस मरतबा भी पेपर की तैयारी में उसने कई बच्चियों को कहा था कि तुम लोग ट्यूशन लेने के लिए मेरे पास आया करो ताकि पेपर की तैयारी मुकम्मल हो सके। इस दफ़ा 7 बच्चियां थीं जो कि पेपर की तैयारी की खातिर स्कूल के बाद पढ़ने आ रही हैं। मगर रुकैया ने हर एक को सख्ती से कहा था कि मैं किसी भी बच्ची को यूं जाने नहीं दूंगी जब तक उसके घर से कोई लेने नहीं आ जाता। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने खुद अपना मुकर्रर किया। जैसे ही बाहर बच्ची के घर से कोई लेने आता, इस बच्ची को स्कूल से बाहर भेजा जाता। एक माह तक तो सब कुछ ठीक रहा, लड़कियां भी दिलो जान से पढ़कर आती। जब एक रोज़ यूं ही पढ़ाते हुए रुकैया की घड़ी पर वक्त देखा, फिर कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रुकैया वापस आई तो कहने लगी, ला रहे बेटा, आपके अबू बाहर आपको लेने आए हैं, शायद आप जाकर देखें, बाहर कोई आपका नाम पुकार रहा है।
लारैब फौरन उठी और गेट पर देखने चली गई। बाकी बच्चियां पढ़ाई में मसरूफ़ थीं और किसी का भी इस जानब ध्यान न गया। लारैब वापस न आई, यही समझा कि उसके अबू उसे लेकर जा चुके हैं। धीरे धीरे सारी बच्चियां अपने घरों को जा चुकी थीं। सबको भेजने के बाद रुकैया भी अपने घर को जाने लगी। अचानक वहाँ पर मोटरसाइकिल पर लारैब के अबू आए। कहने लगे कि मिस, लारैब को भेज दें, आज मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। यह सुनकर तो रुकैया हैरत में मुब्तला हो गई। कहने लगी वो तो कब की जा चुकी है, तकरीबन 1 घंटा बीत चुका है। उसने तो कहा था बाहर उसके अबू इसको लेने के लिए आ चुके हैं, इसलिए मैंने भेज दिया। यह सुनकर तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो अब आया हूँ, मेरी बच्ची किधर गई है। सुनकर मिस रुकैया एक मरतबा फिर अपने चेहरे पर संजीदगी और खैर सजाने लगी। कहने लगी कहीं खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची भी तो आपकी आंखों में धूल झोंक कर कहीं चली तो नहीं गई। यकीन माने मैंने तो सख्ती से कहा था जब तक किसी को कोई घर से लेने ना आए तब तक से यहाँ से कोई ना जाए। वो तो यही कहकर गई कि उसके अब्बू उसे लेने आ चुके हैं। एक मरतबा फिर यह बात हर सू में फैल गई। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई मगर लारेब कहीं ना मिली। एक हफ्ते तक जागीरदार अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाता रहा, यहाँ तक कि उसे भूखा प्यासा रखने की वजह से आखिरकार अजियों के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। अगले ही सुबह लारैब की लाश अपने घर के बाहर पड़ी मिली। वह बिल्कुल बेलिबास थी। यह मंजर जब उसके बाप ने देखा तो वहीं उसे हार्ट अटैक आया और वहीं मर चुका था। उसकी माँ तो ये मंजर देखकर अपना मुंह पीटने लगी और वहीं पर अपना जहनी तवाज़ुन खो गई। गाँव वाले ही थे जिसने उसकी तदफीन की। अब तो हर एक को डर सा लगने लगा था। हर कोई अपनी बच्चियों को शक की नज़र से देखने लगा। यही कहा जाने लगा कि बस जो होना था हो गया, अब हम मज़ीद अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ाएंगे। ये स्कूल जाने के बहाने लड़कों से बातें करती हैं, जबकि हकीकत क्या थी ये सिर्फ रुकैया जानती थी। रुकैया थी वो लड़कों से अब ट्यूशन आना बंद कर दिया था, मगर स्कूल बाकायदगी से आ रही थी। पहले से ज़्यादा सख्ती बढ़ चुकी थी, इसलिए अब रुकैया ने एक नया हरबा आजमाया। स्कूल की पिछली दीवार जो कि ज़रा टूट फूट के शिकार थी, वहाँ से उन्हें जागीरदारों के आने का रास्ता अपनाया। वह किसी बच्ची को बहाने से उस हिस्से में भेजती और वह जागीरदार उसे डरा धमकाकर ज्यादती का निशाना बनाते और फिर सख्ती से तनबिया किया करते कि अगर तुमने किसी को बताया तो ना सिर्फ तुम्हारी जान ले लेंगे बल्कि तुम्हारे माँ बाप को भी मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह मासूम बच्चियाँ डर के मारे किसी को भी बता ना सकती थीं।